नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल लेबोरेटरीज। इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल लेबोरेटरीज, उसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी पढ़ना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल कंपोनेंट्स, रोल ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, लेबोरेटरी एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इट्स वर्क्स, ऑटोमेशंस इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो दोस्तों क्लिनिकल लेबोरेटरी जो है वो डिपेंड करता है क्लिनिशियन पे, ठीक है। द कंफर्मिंग और रिजेक्टिंग ए डायग्नोसिस मेड बाय द क्लिनिशियन फ्रॉम हिज फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। वो पेशेंट्स का जो साइन सिम्टम्स वगैरह से यदि हम लोग का रिजल्ट यदि गलत मिल रहा है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोवाइडिंग गाइडलाइन टू द क्लिनिशियन इन पेशेंट मैनेजमेंट, एस्टेब्लिशिंग ए प्रोग्नोसिस, ठीक है, मॉनिटरिंग ए फॉलो अप थेरेपी। दूसरी दो बात है दोस्तों कि हम लोगों को टाइम टू टाइम एक टाइम बॉन्ड होना चाहिए कि जैसे आज हम सैंपल ले लिए हैं तो ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद टेस्ट करेंगे उसको रिपोर्टिंग करेंगे, ऐसा नहीं। टाइम बॉन्ड होना चाहिए कि सुबह हम लोग 10 बजे तक ब्लड लिए हैं तो उसको 2 बजे तक रिपोर्ट दे देंगे या तो शाम में रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए। दूसरी बात है कि ये लेबोरेटरी किस आधार पे चलती है, तो वो कैसा होता है कि प्रेजेंट ये पेशेंट जो है वो अपना साइन सिम्टम्स वगैरह बताएं, ठीक है। वो अपना हिस्ट्री बताएं, किनको बताएंगे, वो क्लिनिशियन को बताएंगे, ठीक है। वो क्लिनिशियन क्या करेंगे, उनके आधार पे वो प्रिस्क्राइब करेंगे कि भाई ये टेस्ट आपको करवाना है, ठीक है। फिर उस टेस्ट को वो क्लिनिशियन रेफर करेंगे लैब के पास। अब लैब में क्या होगा कि उसका लैब क्या क्या करेगी, उसका जैसे पेशेंट आया आप उसका पूरा ये प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ें, फिर क्या क्या टेस्ट करना है उसका एंट्री किए, फिर ब्लड कलेक्ट किए, ठीक है। इसके बाद उसका प्रोसेसिंग के लिए भेजे, एनालिसिस किए, फिर रिजल्ट वेरीफाई किए, फिर इशू किए रिपोर्ट, ठीक है। फिर इसके बाद वो रिपोर्ट किसके पास जाएगा, वापस जाएगा पेशेंट क्लिनिशियन के पास। क्लिनिशियन फिर उनको बताएंगे कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है तो इसके अनुरूप आपको ये डायग्नोसिस मतलब दवाई वगैरह जो भी चलना है वो प्लांट थेरेपी वगैरह जो देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, जो क्लिनिशियन होगा वो उसका रिजल्ट वगैरह पढ़ेंगे, दवाई लिखेंगे और जो क्या बोलते हैं एस्टेब्लिश डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस होगी और प्लांट थेरेपी होगा, ठीक है। तो प्लांट थेरेपी में जो जो टेबलेट वगैरह दवाई वगैरह जो लिखेंगे वो उनके अनुरूप अपना वो खाएंगे, ठीक है। दूसरा है कि भाई ये हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ें इसके बारे में, क्या बोलते हैं लेबोरेटरी के बारे में, लैब कैसे चलता है क्या है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किस टाइप से होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक है। तब लैब जो खोलेंगे तो या उसका क्या क्या जगह होता है, जैसे हॉस्पिटल के साथ अटैच करके खोल सकते हैं, स्वतंत्र रूप में भी लैब खोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं हॉस्पिटल के साथ जो अटैच करके खोलते हैं उसमें इंडोर फैसिलिटी होती है, तो इंडोर फैसिलिटी में 24 आवर सर्विसेज होता है। और जो लैब से अटैच मतलब ये क्या बोलते हैं स्वतंत्र रूप में खोलते हैं, इंडिपेंडेंट खोलते हैं, उसमें क्या होता है कि भाई वो दिन भर खुला रहता है, रात में बंद हो जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि सबसे पहला है जो बेसिक वर्कर होगा वो होगा आपका क्लीनिंग करने वाले, क्या बोलते हैं उसको, क्लीनिंग करने वाले जो होते हैं वो हाउस कीपिंग होते हैं। हाउस कीपिंग वाले क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब वगैरह साफ करेंगे, लैब को क्लीन करेंगे, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी करना है वो करेंगे। इसके बाद पेशेंट्स जब आएंगे तो वो फ्लेबोटॉमी उनका ब्लड कलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद वो टेक्नीशियंस बेंच वर्क में काम करेंगे, अपना बेंच वर्कर एक तरह से समझिए। इसके बाद होते हैं उसके ऊपर जो सीनियर होते हैं उनका वो होते हैं सुपरवाइजर, वो सुपरविजन करते हैं कि कौन टेस्ट कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो सारे मतलब जितना भी उसमें डिपार्टमेंट होती है उसका, जैसे कि कोई लैब में है कि एक ही जगह पे माइक्रोबायोलॉजी वगैरह सब चला रहे हैं तो उसका वो सुपरविजन करते हैं। और उसका डिसीजन मेकर कौन होंगे, डिसीजन मेकर होंगे पैथोलॉजिस्ट। जो एमडी पैथोलॉजिस्ट होंगे वो डिसीजन मेकर होंगे। फाइनली जो रिजल्ट में साइन करेंगे वो होंगे पैथोलॉजिस्ट। सबसे पहले रिपोर्ट क्लियर किए, फिर वो अपना मिलाएंगे उनका हिस्ट्री वगैरह, इसके बाद वो रिपोर्ट सही जा रहा है या नहीं जा रहा है वो अपना देखेंगे, इसके बाद फिर वो रिपोर्ट में साइन करेंगे। उसके बाद वो रिपोर्ट क्या होगा, इशू होगा, ठीक है।
तो दोस्तों टेक्नोलॉजिस्ट इसमें क्या क्या करेंगे, टेक्नोलॉजिस्ट क्या करेंगे कि उसका जो क्वालिटी कंट्रोल होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होती है, जैसे छोटे छोटे लैब में क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल हर कोई नहीं लगाते हैं, तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन होता है, तो उसको देखेंगे वो। फिर क्वालिटी कंट्रोल जो जहाँ जहाँ होती है तो उसको अपना वो देख लेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल मेरा सही जा रहा है कि नहीं, रिपोर्ट कैसा जा रहा है, तो उसके अनुरूप वो अपना देखते हैं। फिर कोई भी केमिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मशीन में प्रॉब्लम है या केमिकल में प्रॉब्लम है, तो उसको टेस्ट करेंगे, वो करके देखेंगे। उसको जब आप टेस्ट करने बैठेंगे तो पता चल जाएगा कि मेरा रिपोर्ट कब गलत जा रहा है, कब सही जा रहा है। ठीक है, तो अच्छे से काम करेंगे तो ये सब समझ में आ जाती है कि मेरा रिपोर्ट गलत जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे स्टैंडर्ड आप लगाएंगे तो स्टैंडर्ड उसका वैल्यू होता है, तो उस वैल्यू में यदि मैच कर गया तो समझ लीजिए रिपोर्ट सही जा रहा है, और नहीं मैच कर रहा है तो फिर से स्टैंडर्ड लगाइए। फिर स्टैंडर्ड लगाएंगे तो उसका जो वैल्यू आना चाहिए वो यदि आ गया तो समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड मेरा सही, मतलब अब रिपोर्ट सही जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें बहुत सारे सेफ्टी लेना पड़ता है, जैसे कि हम लोग कहीं ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उसको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई किस सैंपल लिए, उसमें नंबरिंग वगैरह अच्छे से करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो मेन क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसके बाद होता है पैथोलॉजिस्ट, फिर इसके बाद होता है लेबोरेटरी सुपरवाइजर। ठीक है, इसके बाद होता है उसमें दोस्तों स्पेसिमेन कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग, फिर हेमेटोलॉजी एंड कोगुलेशंस होता है। ये जो बता रहा हूं मैं ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरीज। तो उसमें स्पेसिमेन कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग होता है, हेमेटोलॉजी एंड कोगुलेशन होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, ब्लड बैंक होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, बैक्टीरियोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी होता है, सेरोलॉजी होता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी होता है, हिस्टोपैथोलॉजी होता है और साइटोलॉजी होता है। तो सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन वो सारे का विजिट कौन करेंगे, पैथोलॉजिस्ट करेंगे। तो दोस्तों टेक्नीशियंस एक तरह से वो बेंच वर्कर्स होता है, और वो मतलब क्या बोलते हैं, जैसे सैंपल को कलेक्ट करके प्रोसेसिंग वगैरह करना, ये सब काम करेंगे, वो कौन करेंगे, टेक्नीशियन करेंगे। तो दोस्तों टेक्नीशियंस का डिग्री क्या होगा, टेक्नीशियंस का डिग्री होगा DMLT, इंटरमीडिएट साइंस के बाद जो होती है कोर्स उसका नाम है DMLT, तो डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद उसका जो सुपरवाइजर होता है उसका क्वालिफिकेशन होता है BMLT, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। तो वो इसका सुपरविजन करेंगे। वो इसलिए होते हैं कि उनका मतलब उन्हें ज्यादा पढ़ना रहता है, जैसे MD पैथोलॉजिस्ट हैं तो वो पैथोलॉजिस्ट वो तो हीरो हो गए हैं लैब के, तो वो जब तक देखेंगे नहीं तब तक उस पर साइन पैथोलॉजिस्ट भी नहीं करेंगे। और पैथोलॉजिस्ट क्या क्या करेंगे, जैसे स्लाइड देखना है, कोई बॉडी फ्लूइड्स वगैरह है, FNAC का स्लाइड वगैरह है, तो वो सब चीज देखेंगे। बायोकेमिस्ट्री में आपका कोई तरह का प्रॉब्लम आ रही है तो वो कौन देखेंगे, वो पैथोलॉजिस्ट देखेंगे कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको देख लेंगे वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरीज। दूसरी बात है दोस्तों कि हॉस्पिटल कोई खोला हुआ है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल है वहां पे लैब नहीं है, तो लैब बहुत जरूरी होता है। इमरजेंसी कोई केस आ गया, ठीक है, इमरजेंसी केस है, उसका तुरंत टेस्ट करना है, और जो उसका फर्स्ट एड वगैरह है वो सब करनी है, तो उसके लिए यदि लगता है कि भाई इसका अभी तुरंत डायग्नोसिस होनी चाहिए, मतलब टेस्ट होनी चाहिए, तो तुरंत टेस्ट करने के लिए क्या करना, कहीं दूसरी जगह भेजेंगे यदि आउटसोर्स को तो बहुत टाइम लग जाएगा। यदि सेम जगह पे लैब है तो तुरंत हो सकता है। जैसे इमरजेंसी में सबसे पहले करवाया जाता है हेमेटोलॉजी, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसी का लगता है कम है और उसको अभी ऑपरेशन करने की जरूरत है, तो हीमोग्लोबिन कितना है, यदि ब्लड देने की जरूरत है तो उसको मंगवाया जाएगा और उसके बाद फर्दर काम किया जाएगा। तो इसके लिए जो है लैब जो है हॉस्पिटल में बहुत अनिवार्य होता है। दोस्तों फंक्शनल कंपोनेंट में क्या होगा, इसका जो टॉपिक है वो है फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट में क्या होगा कि उसमें जैसे लैब कैसे खोलना होगा, जैसे कि लैब को ऐसे ओपन करना है, जैसे मान के चलिए कि इंडोर फैसिलिटी के लिए भी मतलब दिक्कत ना हो और आउटडोर फैसिलिटी के लिए भी दिक्कत ना हो। तो एक साइड से यदि ओपन करें तो वो इंडोर की ओर खुल जाए और दूसरे साइड से ओपन करें तो आउटडोर की ओर खुल जाए। तो इस टाइप से होना चाहिए लेबोरेटरी, ठीक है। तो लेबोरेटरी में क्या क्या होता है, द मोस्ट कॉमन फंक्शनल component of clinical laboratories are these include the specimen collection area, hematology, coagulation, biochemistry, blood bank, microbiology, serology, clinical pathology and histopathology. Among other,
Some smaller laboratory may combine several of the above components depending on the workload. Thus, hematology may be combined with coagulations, microbiology with serology, biochemistry with clinical pathology, and so on. Again, these components are simply artificial divisions made for convenience and hence can be grouped differently depend on the laboratory situation. दोस्तों फंक्शनल में क्या होता है कि फंक्शनल में और सारे बहुत चीजें, जैसे कि हम लोग ब्लड कलेक्शन कर लिए, ठीक है, ब्लड कलेक्शन कर लिए तो उसमें कुछ कुछ लैब, जैसे जो जो छोटा लैब है उसमें क्या करता है, नंबरिंग सिस्टम करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी किसी में 150 200 सैंपल आता है, किसी में 50 सैंपल आता है, किसी में 10 सैंपल आता है, किसी में 5 सैंपल आता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि उस कंडीशन में हम लोग 1 2 3 का नंबर लगाते हैं, ठीक है, जहां पे ज्यादा संख्या में केस आता है, जैसे 500 200 250, इससे ज्यादा आता है, 1000 सैंपल आता है, तो उस जगह पे क्या करता है, बारकोड सिस्टम यूज होता है। जैसे कि आप किसी का मतलब सैंपल लिए तो उसके पेशेंट का जो रिक्वेजिशन होगा उसमें आप चिपका दिए उसका बारकोड और दूसरा बारकोड चिपका दिए फाइल के ऊपर। तो कभी भी आपको रिपोर्ट जब प्रिंट करेंगे तो उसका बारकोड जब स्कैन करेंगे तो उसका पूरा टेस्ट आ जाएगा। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर करेंगे या तो फिर टेक्नीशियन ही उसको टाइप करेंगे कि भाई ये टेस्ट इसका है। जैसे सबका ये क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर मिलता है, सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ रहता है, तो उसमें आप जैसे बारकोड को स्कैन करेंगे उसमें जो जो टेस्ट आप टच करेंगे सारे टेस्ट सेलेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, उनको ऑटोमेटिकली वो फुली ऑटोमेटेड मशीन में हो जाते हैं काम। तो ये हो गया दोस्तों आपका ऑर्गेनाइजेशन, ये फंक्शनल कंपोनेंट्स में। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स में दोस्तों बहुत, जैसे कि लैब हमको प्लान करना है, ठीक है, हॉस्पिटल में लैब प्लान करना है, तो वेटिंग एरिया के बगल में जैसे रजिस्ट्रेशन डेस्क है, वेटिंग एरिया है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं ब्लड राउंड के लिए हमें ये चैम्बर चाहिए, या तो फिर वहीं कोई भी स्पेशल स्पेस में उसका ब्लड हम ले सकते हैं जहाँ पे लेटाने का भी व्यवस्था हो, बैठने का भी व्यवस्था हो, ठीक है, या तो फिर पेशेंट ब्लड कलेक्शन चेयर आता है जिसमें जरूरत पड़ा तो हम उसको लेटा सकते हैं और जरूरत पड़ा तो उसको स्ट्रेट बैठा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, लैब में बेसिन रहेगा, वॉश बेसिन। वॉश बेसिन का क्या जरूरत पड़ती है, कभी जैसे आप कोई काम किए हैं, आप इन्फेक्टेड लगा तो उसमें हाथ धो सकते हैं। दूसरी बात है स्लाइड स्टैंड करना हो तो उसके आसपास में रहेगा तो हम उसको रनिंग टेप वाटर से वॉश कर सकते हैं। तो इसके लिए वॉश बेसिन की जरूरत होती है, ठीक है, उसको हम लोग सिंक भी बोलते हैं, मेडिकल टर्म में उसको सिंक बोलते हैं। और ये क्या बोलते हैं टॉयलेट होना चाहिए उसके आसपास में। और लैब जो होता है वो पूरा अंधेरा टाइप से नहीं होना चाहिए, पूरा खुला होना चाहिए, जैसे कि हर तरह से रोशनी आए। कभी आप स्लाइड मेथड से एग्लूटिनेशन मेथड में विडाल करते होंगे तो उसमें आपको फुल लाइट की जरूरत पड़ती है, या तो फिर माइक्रोस्कोप पे देखिए। दूसरी है ब्लड ग्रुप करते हैं तो उसमें भी फुल लाइट चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों पूरा मतलब विंडो सिस्टम उसका जो होता है वो पूरा क्लियर ओपन होना चाहिए जहां से पूरी लाइट आए। ऐसा नहीं कि कोई गुफा में डाल दिए इसके बाद वहां से लैब चला रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों रोल ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। रोल ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में क्या आएगा, जैसे हेमेटोलॉजी है, ठीक है, हेमेटोलॉजी क्या करेगी, हेमेटोलॉजी डील विथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैनुअल भी होगा और ऑटोमेटेड भी होगा एंड माइक्रोस्कोपिक भी होगा, ठीक है। इसके बाद है कोगुलेशन। इसके बाद इसी में हेमेटोलॉजी में ल्यूकेमिया भी देखेंगे, एनीमिया भी देखेंगे, ब्लड रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसको भी देखेंगे हेमेटोलॉजी में, ठीक है। कोगुलेशन में क्या देखेंगे, कोगुलेशन में हम लोग देखेंगे ये क्या बोलते हैं उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में जैसे कोई फैक्टर मिस कर गया, जैसे आप इसका नाम सुने होंगे हैगमैन फैक्टर, क्रिसमस डिजीज, ये सब में कौन से कोगुलेशन फैक्टर एब्सेंट होते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोगुलेशन। जिस समय कोगुलेशन का मतलब मैं वीडियो डालूंगा, एक बार ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा इसके ऊपर, क्योंकि कोगुलेशन से 100% एक न एक क्वेश्चन देता है। तो ये हो गई। इसके बाद हो गया आपका ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग के बारे में तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, वहाँ पे ब्लड स्टोर किया जाता है, वहाँ से
दूसरे पेशेंट, जैसे वो एक तरह से पैसा बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, तो आप पैसा बैंक खाते में रखें तो फिर आप जब निकालना चाहें निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप ब्लड अभी दिए तो साल भर उसका वैलिडिटी रहता है, आप उस कार्ड से दोबारा आप साल भर तक ले सकते हैं। और यदि ज़रूरत पड़ा तो आप अपना ब्लड दीजिए, फिर आपको जिस ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए उस ब्लड ग्रुप का ब्लड वहाँ से आपको मिल जाएगा ब्लड बैंक से। ठीक है, इसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब के बारे में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। माइकोलॉजी होता है, माइकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंगस के बारे में पढ़ेंगे। पैरासाइटोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे। सेरोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं, एंटीबॉडी उसमें होता है। सेरोलॉजी में जनरली एंटीबॉडी ही होता है, तो एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड्स हो गया, यूरिन हो गया, तो जितने मतलब सेमाइनल फ्लूइड्स वगैरह जो हैं वो क्लिनिकल पैथोलॉजी में आएंगे। तो जैसे आप वगैरह में क्या बोलूँ मैं, स्टडी ऑफ ब्लड फ्लूइड सच एज यूरिन, सीमेन, स्पाइनल फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड एंड जैसे बॉडी फ्लूइड में साइनोवियल हो गया, पेरिकार्डियल हो गया, प्लूरल फ्लूइड हो गया, तो ये सब फ्लूइड्स के बारे में उसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो वो हो गया आपका ये क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में जितने बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, जैसे LFT हो गया, KFT हो गया, RFT हो गया, विटामिन B12, ये सब बायोकेमिस्ट्री में आएंगे। एलाइजा वगैरह जो है वो तो भाई सेरोलॉजी में भी जाता है, इम्यूनोलॉजी में भी जाता है। ठीक है, तो लेबोरेटरी एथिक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कर्स। तो लेबोरेटरी में जो वर्कर काम करते हैं, जैसे मैं काम करता हूं, तो मुझे इसमें क्या करना है कि एक जॉब के तरीके से काम नहीं करना है। इसमें हम लोगों को कैसा काम करना है कि हम लोग एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका नेचर कैसे आएगा कि हम उसको रिपोर्ट अच्छे देंगे तो आप समझिए कि मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये नहीं देख रहा हूँ कि भाई मुझे दोबारा टेस्ट लगानी पड़ रही है, पैसा तो बंदे ने इतना ही दिया है तो मैं दोबारा क्यों करूं, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को ऐसा लगे कि भाई रिपोर्ट इनका बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, तो क्यों उस कारण से घटा हुआ है, मेरे पास रिपोर्ट जो जा रहा है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए हम लोग से कॉमन एरर, तो भाई भगवान तो है नहीं, इंसान है, तो इंसान से गलती तो होती है। और जो काम करते वो बंदे से गलती हो गई, अब जो काम ही नहीं करेगा उससे क्या गलती होगा। तो ये ध्यान रखना है कि भाई हम लोगों से भगवान ना करे कभी ऐसा कोई गलती हो, वरना बहुत बड़े कांड हो जाते हैं। इसलिए कभी भी गलती नहीं करना चाहिए। रिपोर्टिंग सिस्टम में एक नहीं 2 जन से वेरीफाई करके ही रिपोर्ट क्लियर करना चाहिए। यदि किसी का लगा कि शुगर बहुत हाई आ रहा है तो उसको दोबारा लगा दीजिए, बिलिरुबिन हाई आ रहा है दोबारा लगा दीजिए, डाइल्यूट करके लगाइए। SGPT बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसको दोबारा लगाइए, या तो फिर डाइल्यूट करके लगाइए, या तो फिर इसको क्या बोलते हैं, जो भी आपको जैसा लगता है वहाँ पे आपके सीनियर हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं जो एडवाइस करते हैं, उसके अनुरूप आप काम कीजिए। तो ये हो गया आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों का होता है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्या पता उनका कुछ भला हो जाए। थैंक यू।